नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और अपनी राज्य व्यवस्था की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का जो टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए उसका नाम है संसद। आज दोस्तों हम संसद का पूर्ण विवरण पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में कि संसद की संरचना क्या है, संसद के अंग कौन से हैं और क्या क्या प्रावधान संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या प्रावधान हैं, उसका पूरा विवरण हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं दोस्तों, ठीक। और इसका जो विवरण मिलेगा आपको वो आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 तक मिलेगा, यानी अनुच्छेद 79 से लेके अनुच्छेद 122 तक का विवरण जो भी मिलता है भारत के संविधान में वह भारत के संसद से संबंधित होता है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि संसद के कितने अंग हैं। एक बार रिकैप कर लें, संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि साथ में याद होता रहे, कुछ भूले ना। संसद के कितने अंग हैं दोस्तों? 3 अंग हैं। पहला अंग मैंने बताया था आपको लोकसभा, दूसरा अंग दोस्तों है राज्यसभा और तीसरा आप सभी जानते हैं कौन है? राष्ट्रपति। यानी कि संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि संसद को किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 79। अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना है, आर्टिकल 81 में हमारा लोकसभा है, आर्टिकल 81 में अनुच्छेद 81 में हमारा लोकसभा है। राज्यसभा किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में हम राज्यसभा का विवरण पढ़ते हैं और राष्ट्रपति का प्रावधान जो है वो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, जिसका स्टार्टिंग होता है आर्टिकल 52 से, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका जिक्र आर्टिकल 52 के अंतर्गत किया गया है। अब ये हुआ संसद की संरचना का प्रारूप। संसद के कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। लोकसभा आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। अब इन्हीं का पूर्ण डिस्क्रिप्शन मैंने अपने पिछली वीडियो में दिया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे संसद का कार्यप्रणाली, इसके सदस्यों की अहर्ताएं, जो समस्त डिस्क्रिप्शन होता है दोस्तों, उसका पूर्ण विवरण हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक नए सिरे से। जैसे कि मैं सारे आर्टिकल जो मैंने बोला था दोस्तों कि मैं एक एक आर्टिकल आपको याद करा दूंगा, तो उसी की तरफ अग्रसर हैं हम। अभी तक आपने आर्टिकल 1 से लेकर 51A तक यानी मौलिक अधिकारों का पूर्ण डिस्क्रिप्शन पढ़ ही लिया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, 52 से 78 तक का, यानी कि संघ की कार्यपालिका भी पढ़ा है आपने, फिर राज्य की कार्यपालिका भी पढ़ा है और आज आप संसद भी पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 में क्या है दोस्तों? ये मैंने आपको पहले ही बताया है, संसद की संरचना। संसद की संरचना नोट करते हुए चलिए दोस्तों। संसद की संरचना और संसद के कितने अंग हैं ये आपको मैंने बता चुका हूं। संसद के कुल 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 80। तो आर्टिकल 80 यानी अनुच्छेद 80 में आपको बताया गया है कि एक राज्यसभा का निर्धारण, राज्यसभा का जो प्रावधान है, राज्यसभा का विवरण और संरचना, इसका प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 80 में किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा का विवरण व संरचना है। इसमें यह बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, राज्यसभा में यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी योग्यता का निर्वहन आपको करना चाहिए, या फिर मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा में। ये सारी चीजें, इसका पूरा प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 80 में किया गया है और इसका पूर्ण विवरण मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है। आई बटन पर क्लिक करके आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 81। तो जिस प्रकार 80 में राज्यसभा की संरचना व विवरण है, उसी प्रकार 81 में लोकसभा का विवरण व संरचना, जिस प्रकार राज्यसभा का पूर्ण विवरण 80 में प्राप्त होता है, उसी प्रकार लोकसभा का पूर्ण विवरण व संरचना की पूरी जो जानकारी हमको मिलती है दोस्तों आर्टिकल 81 से मिलती है कि इसमें अधिकतम सीटों की संख्या क्या होनी चाहिए, गणपूर्ति क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 82। जितने भी आर्टिकल पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस मत करिएगा। आर्टिकल 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन का प्रावधान कैसे होता है। प्रत्येक
जनगणना के बाद, आप सभी जानते हैं कि जनगणना जो होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष पे आयोजित की जाती है और 1872 में सबसे पहले जनगणना की गई थी। तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन का जो प्रावधान होता है उसका पूरा विवरण आपको आर्टिकल 82 में मिलता है। पुनः समायोजन का प्रावधान प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन का प्रावधान आपको कहां से प्राप्त होता है दोस्तों? इसकी पूरी जानकारी आर्टिकल 82 के द्वारा प्राप्त होती है और यह संसद के कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 83। एक एक आर्टिकल को नोट कर लीजिएगा, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में संसद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए इसको पढ़ते रहिएगा। अब अगर आर्टिकल 83 की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि संसद की अवधि क्या होगी। संसद की अवधि का निर्धारण किया गया है कि कितने समय तक संसद की कार्यवाही चलेगी, उसका कार्य प्रारूप चलेगा, या जो संसद की कार्यवाही है उसकी समय काल कितना होगा, उसकी अवधि क्या होनी चाहिए, इसका पूरा विवरण आपको आर्टिकल 83 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 84। अनुच्छेद 84 की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है, यानी कि अगर आपको संसद का सदस्य बनना है तो उसके लिए अर्हताएं कौन कौन सी होनी चाहिए उसका पूर्ण विवरण आपको आर्टिकल 84 के अंतर्गत बताया गया है। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता यानी कि कौन कौन सी योग्यता आप निर्वहित करेंगे तब आप किसी भी संसद के सदस्य बन पाएंगे। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा व राज्यसभा, और राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए इसका पूरा विवरण आपको आर्टिकल 84 में प्राप्त होता है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 85। तो याद होगा दोस्तों जब मैं आपको संघ की कार्यपालिका पढ़ा रहा था तो भी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 85 के बारे में। उसके बाद जब मैं लोकसभा राज्यसभा का विवरण बता रहा था तो भी मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि आर्टिकल 85 में क्या है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यही इसी का पूरा विवरण जो मिलता है हमको किसमें मिलता है दोस्तों? आर्टिकल 85 में मिलता है, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी भी सदन को भंग कर सकता है, जबकि आप जानते हैं राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और अगर आर्टिकल 85 की बात की जाए तो सिर्फ सदन को भंग करने की कार्यवाही का ही विवरण नहीं मिलता है, आपको मिलता क्या क्या है वो देख लीजिए। संसद के सबसे पहली चीज, संसद को बुलाता कौन है? संसद का सत्र, ठीक है, कब प्रारंभ होता है? संसद का सत्र सत्रावसान नोट करते हुए चलिएगा। संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, इसका जो विवरण प्राप्त होता है दोस्तों वो हमें कहां से प्राप्त होता है? आर्टिकल 85 से। आप सभी को पता है कि संसद का विघटन कौन कर सकता है? संसद के किसी सदन का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा संसद के सत्र का प्रारंभ, सत्रावसान और विघटन, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, इसीलिए संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन तीनों का कार्य प्रारूप भारत का राष्ट्रपति ही तय करता है दोस्तों। इस बात को नोट करिएगा। एग्जामिनेशन में यह भी पूछा जाता है कि यदि संसद के किसी भी सदन का विघटन करना हो तो उसके लिए कौन सत्रावसान या विघटन का प्रस्ताव लाता है या विघटन की जानकारी देता है? तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला है आर्टिकल 86। तो इसमें जान लीजिए दोस्तों जो विवरण दिया गया है वो सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? सदनों में अभिभाषण, जैसे कि लोकसभा व राज्यसभा की जो कार्यवाही चलती है उसमें अभिभाषण का जो प्रावधान है उसका पूरा प्रारूप दिया गया है आर्टिकल 86 में। सदनों का अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का, किसको? जो सदन के सदस्य होंगे, जो संसद के सदस्य होंगे उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति का क्या अधिकार है? संसद
के अभिभाषण में और उनके सभी सदस्यों को संदेश भेजने का, उसका विवरण आपको आर्टिकल 86 में मिलता है। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87 में। अब अनुच्छेद 87 में किसका विवरण है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी राष्ट्रपति जो विशेष रूप से सदन को संबोधित करता है, उसका पूर्ण विवरण आर्टिकल 87 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो विशेष संबोधन होता है दोस्तों, उसका पूर्ण विवरण, इसका पूरा विवरण आपको आर्टिकल 87 के अंतर्गत मिलता है कि किन कारणों से राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण को प्रस्तुत कर सकता है या विशेष अभिभाषण दे सकता है। इसका पूर्ण जो विवरण मिलेगा वो आर्टिकल 87 में मिलता है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 88। तो आर्टिकल 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार का विवरण है। सदनों के बारे में या सदनों के, नोट करते हुए चलिए, सदनों के बारे में मंत्रियों व महान्यायवादी का अधिकार, यानी कि किसी सदन के किसी भी मंत्री और महान्यायवादी का सदन में क्या अधिकार है, उसका पूर्ण विवरण दोस्तों आपको आर्टिकल 88 में मिलता है। महान्यायवादी का अधिकार, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब आर्टिकल 89 से लेके दोस्तों इस प्रारंभ होता है 98 तक संसद के अधिकारियों का विवरण। जब हम आर्टिकल 89 से प्रारंभ करते हैं पढ़ना, तो हमें संसद के अधिकारियों का विवरण पढ़ना पड़ता है। और जिस प्रकार से हमने लोकसभा व राज्यसभा को वर्गीकृत किया था, उसी के आधार पर हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 89 से लेकर 98 तक के सभी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने एक दृष्टिया इसको देख लिया तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं दोस्तों। तो जिस तरह से मैं इसका प्रारूप बना रहा हूं, उसी प्रकार से आप भी इसका प्रारूप बनाइएगा, क्योंकि इससे समझने में बहुत ही आसानी होगी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस सदन के अधिकारी का पूर्ण विवरण है। तो एक तरफ आप लिख लीजिएगा दोस्तों राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य अधिकारी होंगे उनका विवरण इसके अंतर्गत आपको मिलेगा, और दूसरी तरफ जो लोकसभा के अधिकारी होंगे उनका पूर्ण विवरण हमें मिलेगा दोस्तों। एक तरफ राज्यसभा और एक तरफ लोकसभा। तो आइए ये जान लीजिए, इस बार संसद के अधिकारी, हेडिंग भी डाल सकते हैं आप, संसद के अधिकारी आर्टिकल 89 से लेकर 98 तक। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 89 में क्या प्रावधान किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का प्रावधान है। सभापति व उपसभापति का प्रावधान, यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन बनेगा या उपसभापति कौन बनेगा, इसका जो विवरण दिया गया है वो आर्टिकल 89 के अंतर्गत दिया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 90। ये जो भी मैं बता रहा हूं दोस्तों सब एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोई भी पॉइंट छोड़िएगा मत। तो आर्टिकल 90 की बात की जाए दोस्तों, तो आर्टिकल 90 में बताया गया है कि यदि उपसभापति का पद रिक्त हो या वह पद त्याग दे या उसको पद से हटाया जाए, तो वह किस आधार पे हटाया जाएगा। उपसभापति का पद रिक्त हो, उपसभापति का पद रिक्त हो या वह पद त्याग कर दे, यानी कि अपने पद से इस्तीफा दे दे, या उसे हटाए जाने का क्या प्रावधान होगा, इसका जो विवरण मिलेगा वो आर्टिकल 90 के अंतर्गत मिलेगा दोस्तों। ध्यान रखिए, उपसभापति को यदि उपसभापति का रिक्त हो तो उसका प्रावधान क्या होगा, यदि उपसभापति राज्यसभा का अपना पद त्याग देता है तो उसका प्रावधान क्या होगा, यदि उसे हटाया जाना है उसके पद से तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, इसका पूर्ण विवरण आपको आर्टिकल 90 के अंतर्गत मिलता है दोस्तों। इसको
नोट कर लीजिए, क्योंकि कई और सभापति के बारे में तो प्रावधान पता ही है, आपको उपसभापति के बारे में ही कंफ्यूजन रहता है। तो आर्टिकल 90 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं आर्टिकल 91। तो आर्टिकल 91 में जिस तरह मैंने राष्ट्रपति को के बारे में बढ़ाया था आपको कि यदि राष्ट्रपति आकस्मिकता की स्थिति में उपस्थित ना हो तो उसके पदों का जो निर्वहन होता है, उसके पद के कर्तव्यों का जो निर्वहन होता है वह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार यदि राज्यसभा में सभापति उपस्थित नहीं है तो उसके सभी कर्तव्यों का जो निर्वहन होगा वह उपसभापति करेगा। इसी का प्रावधान आर्टिकल 91 के अंतर्गत बताया गया है। तो नोट कर लीजिए, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति द्वारा पद के कर्तव्यों का निर्वहन, पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपसभापति ही करेगा। किस प्रकार से करेगा उसका ही विवरण आर्टिकल 91 के अंतर्गत बताया गया है। और राज्यसभा के अधिकारियों में अंतिम आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 92, क्योंकि दोस्तों यह राज्यसभा के संसद के अधिकारियों से संबंधित है, इसलिए एक एक पॉइंट के बारे में जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। आर्टिकल 92। तो दोस्तों आर्टिकल 92 में यह बताया गया है कि यदि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन रखा गया हो तो ऐसी स्थिति में वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नहीं माना जाता है। यानी कि सभापति या उपसभापति को यदि उसके पद से हटाए जाने का संकल्प सदन में लाया गया है तो वह पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। और इसी का विवरण आर्टिकल 92 के अंतर्गत बताया गया है। तो लिख लीजिए, सभापति या उपसभापति, सभापति या उपसभापति को हटाए जाने का संकल्प, को हटाए जाने का संकल्प यदि सदन में हो, यदि सदन में हो तो वह पीठासीन नहीं होता है। यानी कि उस समय वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। दोस्तों यही इसका पूर्ण विवरण है। आगे अब देखते हैं, जिस प्रकार हमने आर्टिकल 89 जब प्रारंभ किया था तो हमने पढ़ा था कि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का प्रावधान। अब ये राज्यसभा का पूर्ण विवरण कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में जो प्रारंभ होता है संसद के अधिकारी के रूप में आर्टिकल 93 से होता है। जिस प्रकार 89 में हमने राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का प्रावधान पढ़ा दोस्तों, उसी प्रकार 93 में हम लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान पढ़ते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा और उपाध्यक्ष कौन होगा। इसका पूर्ण विवरण हम किसमें पढ़ते हैं? आर्टिकल 93 में। नोट करते चलिएगा दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। जिस प्रकार हमने आर्टिकल 90 में पढ़ा था कि उपसभापति का पद यदि पद रिक्त हो या फिर पद त्याग दे या उसको हटाए जाने का प्रावधान क्या है, उसी प्रकार हम 94 में पढ़ते हैं कि यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद त्याग दें, नोट करते चलिए, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो या वो पद त्याग दें या उनको हटाए जाने का प्रावधान क्या होगा, या हटाए जाने का प्रावधान क्या होगा, इसी का विवरण आर्टिकल 94 के अंतर्गत मिलता है दोस्तों। तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त, पद त्याग या हटाए जाने का प्रावधान का जो विवरण मिलेगा हमें वो आर्टिकल 94 के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों। आइए देखते हैं आर्टिकल 95। जिस प्रकार आपने 91 में पढ़ा कि यदि सभापति उपस्थित ना हो तो उसके समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है दोस्तों? उपसभापति करता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 95 में यह बताया गया है कि अध्यक्ष की
अनुपस्थिति, इसको आकस्मिकता की स्थिति भी कह सकते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? पद के कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष करेगा। और इसका प्रावधान किसमें दिया गया है दोस्तों? इसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 95 के अंतर्गत। नोट कर लीजिए। फिर हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 96 अनुच्छेद 96। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने अभी 92 में पढ़ा कि सभापति या उपसभापति को हटाए जाने का संकल्प यदि सदन में हो तो वह पीठासीन नहीं होता, उसी प्रकार आर्टिकल 96 में बताया गया है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान सदन में चल रहा हो तो वह पीठासीन नहीं होता है। नोट कर लीजिए। को हटाए जाने का संकल्प यदि सदन में हो, यदि सदन में हो तो वह पीठासीन नहीं होता है। इसी का प्रावधान आर्टिकल 96 के अंतर्गत बताया गया है। तो इस प्रकार संसद के अधिकारियों का विवरण हो गया दोस्तों कि आर्टिकल 89 से लेकर 98 तक 96 तक आपने क्या पढ़ा कि संसद के अधिकारी कौन होंगे। अगला जो 97 और 98 अनुच्छेद है वह सदन के दोनों संसद के दोनों सदनों के लिए है दोस्तों, और उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 97 में क्या प्रावधान दिया गया है और आर्टिकल 98 के अंतर्गत किस प्रावधान को रखा गया है। बस जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए दोस्तों। जो आपका सहयोग है उसके लिए बहुत बहुत आभार, पर जिस तरह से आप लोग जुड़े हैं ऐसे ही लोगों को अपने साथ जोड़ते रहिए दोस्तों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 97। तो जिस प्रकार से अभी तक आपने 96 तक संसद के अधिकारी पढ़ा, उसी प्रकार आप आर्टिकल 97 में यह पढ़ते हैं कि जो सदन के अधिकारी हैं जैसे सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान आर्टिकल 97 के अंतर्गत किया गया है। लिख लीजिए दोस्तों। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन आदि का प्रावधान, उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते का प्रावधान। इसकी जानकारी किसके अंतर्गत मिलती है दोस्तों? आर्टिकल 97 के अंतर्गत हमें मिलता है कि सभापति उपसभापति का वेतन क्या होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन क्या होगा, भत्ता क्या होगा, इसका प्रावधान आर्टिकल 97 के अंतर्गत कर दिया गया है। और जब आप अनुसूचित 2 पढ़ते हैं शेड्यूल्ड सेकंड, तो उसमें भी बताया गया है कि जो भारत के महामहिम है, जो माननीय है, उन लोगों के वेतन आदि का प्रावधान क्या है वो अनुसूचित 2 के अंतर्गत मिलता है, जबकि आर्टिकल 97 में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते का प्रावधान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 98 दोस्तों। संसद के अधिकारियों का आखिरी आर्टिकल है, इसी को देख लीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि संसद का एक सचिवालय होगा जिसमें उसके पूरे दस्तावेजों का संग्रह किया जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। आर्टिकल 98 में संसद के सचिवालय का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है दोस्तों कि संसद का एक सचिवालय होगा और उसके पूरे दस्तावेजों का संग्रहण वहां पे ही किया जाएगा दोस्तों। नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आर्टिकल 99 की तरफ। आर्टिकल 99। तो यदि अनुच्छेद 99 की बात की जाए तो संसद के सदस्यों द्वारा जो शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान किया जाता है उसी का पूर्ण विवरण दिया गया है दोस्तों। संसद के सदस्यों का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान, इसका जो पूर्ण विवरण मिलता है दोस्तों कहां से मिलता है? आर्टिकल 99 से मिलता है। तो नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आर्टिकल 100 की तरफ। एक भी अनुच्छेद छूटेगा नहीं दोस्तों, पूरा एक्सप्लेन करके जाऊंगा, बस जुड़े रहिए साथ में। आर्टिकल 100। तो सदनों में मतदान
रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गण पूर्ति का प्रावधान। आर्टिकल 100 में दोस्तों सदनों में जो गण पूर्ति का प्रावधान है उसका पूरा विवरण दिया गया है। गण पूर्ति का प्रावधान, आप जानते हैं कि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसी को हम गण पूर्ति कहते हैं कि कौन सी वह न्यूनतम संख्या जिससे किसी भी सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया जाए उसी को गण पूर्ति बोलते हैं। और इसकी वर्तमान संख्या सदस्य संख्या का 1/10 है दोस्तों। सदन में जितने भी कुल सदस्य हैं यानी कि जो अधिकतम सीटों की संख्या है उसका 1/10 सदस्य ही गण पूर्ति के लिए माने जाते हैं। तो गण पूर्ति का जो वर्तमान मान है वह सदस्य संख्या का 1/10 है और इसी का प्रावधान आर्टिकल 100 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 100 में इसी के बारे में बताया गया है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 101 अनुच्छेद 101। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। और जो टॉपिक क्लियर ना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब वहां से दे दिया जाएगा। आर्टिकल 101 अनुच्छेद 101। तो यदि अनुच्छेद 101 की बात की जाए दोस्तों तो जो स्थानों की रिक्तियां होती हैं संसद में, स्थानों की रिक्तियां कि कब सदन के सदस्यों की जो संख्या है या उनका जो सीट होगा वो कब रिक्त होगा, उसका प्रावधान अनुच्छेद 101 के अंतर्गत किया गया है। संसद में स्थानों की रिक्तियां, इसी का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 101 में किया गया है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल 102 की तरफ। तो इसमें सदस्यों के लिए अर्हताएं का प्रावधान किया गया है कि सदस्यों की निर्हरताएं क्या होंगी। सदस्यों की निर्हरताएं, अब सदस्यों की निर्हरताएं क्या होती हैं दोस्तों ये भी जानना जरूरी है। यानी कि मैंने आपको बार बार बताया जब मैं आपको राष्ट्रपति बता रहा था, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो। तो अनुच्छेद 102 वही बताता है कि सदस्यों की निर्हरताएं क्या हैं, यानी कि वह किस पद को धारण करते हैं जो लाभ का पद नहीं कहलाएगा, उसी का पूरा विवरण आपको अनुच्छेद 102 के अंतर्गत मिलता है। इसी को हम लाभ के पद का विवरण भी कहते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा सदस्यों की निर्हरताएं का पूरा विवरण कहां दिया गया है, अनुच्छेद 102 के अंतर्गत दिया गया है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 103 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 103 में निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनियमन किया गया है कि संसद यदि निर्हरताएं हैं तो उनका प्रावधान क्या होगा। तो लिख लीजिए, निर्हरताओं के संबंध में या निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय, संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय इसी का प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 103 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। आइए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 104 यानी कि अनुच्छेद 104। तो बता दें दोस्तों अनुच्छेद 99 में जो वर्णन किया गया था संसद के सदनों के बारे में, यानी कि गण पूर्ति के आधार पर जो व्याख्या की गई थी लोगों की, उसमें कौन से लोग बैठने और मत देने के अधिकार को प्राप्त करते हैं, उसी का पूरा प्रावधान अनुच्छेद 104 के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, यानी कि जो संसद के लोग मतलब संसद के किसी भी सदन के वो सदस्य जो शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं, वह किस अधिकार से सदन में बैठ सकते हैं या किसी को मत दे सकते हैं, उसी का प्रावधान अनुच्छेद 104 के अंतर्गत किया गया है। तो इसको आप लिख लीजिए, अनुच्छेद 99 के अंतर्गत या अनुच्छेद 99 के अंतर्गत जो सदस्य संसद के सदस्य होते हैं या शपथ लेते हैं वो किस अधिकार से सदन में बैठ सकते हैं या मत दे सकते हैं, उसका प्रावधान अनुच्छेद 99 के अंतर्गत किया गया है। तो लिख लीजिए, अनुच्छेद 99 के अधीन सदन में बैठने व मत देने का अधिकार, सदन में बैठने व मत देने का अधिकार
अनुच्छेद 99 में क्या बताया गया है दोस्तों? सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान। तो नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन बैठने और मत देने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 में बताया गया है कि संसद के सदनों, सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार क्या होगा। जो संसद के सदन हैं, संसद के कितने सदन हैं? 2, लोकसभा व राज्यसभा। तो संसद के सदनों और सदस्यों तथा समितियों का विशेषाधिकार क्या होगा, उसी का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 105 में। नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। संसद के सदनों, सदस्यों तथा समितियों का विशेषाधिकार। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, अगले आर्टिकल 106 की तरफ। थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा दोस्तों, पर ये सभी अनुच्छेद एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और मैंने जो आपसे कहा था कि मैं 395 अनुच्छेद पूरी तरह से पढ़ाऊंगा, और एक मैं सबसे लंबी क्लास लूंगा 3 घंटे की, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक का पूरा एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। तो बस जुड़े रहिए। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। अगला आर्टिकल 106। तो दोस्तों, जो लोग संसद के सदन के सदस्य होते हैं, उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान क्या है, उसी का विवरण अनुच्छेद 106 के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो इसको लिख लीजिए, संसद के सदस्यों का वेतन व भत्ता, सदस्यों का वेतन व भत्ता, इसका प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 106 के अंतर्गत किया गया है। आइए बढ़ते हैं अनुच्छेद 107 की तरफ। आर्टिकल 107 अनुच्छेद 107 में क्या बताया गया है? यदि कोई विधेयक सदन में लाया गया तो उसका पुनः स्थापना किस प्रकार से होगा, या पारित किए जाने के संबंध में उपबंध कैसा होगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में धन विधेयक और राज्यसभा में अन्य विधेयक पेश किए जाते हैं पारित कराने के लिए, कानून बनाने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में विधेयक के ऊपर उपबंध क्या होना चाहिए, इसी का विवरण हम अनुच्छेद 107 के अंतर्गत पढ़ते हैं दोस्तों। तो लिख लीजिए, विधेयकों के बारे में या विधेयकों को पुनः स्थापित या पारित कराए जाने के संबंध में, या पारित कराए जाने के संबंध में उपबंध, पारित कराए जाने के संबंध में उपबंध, इसी का विवरण अनुच्छेद 107 के अंतर्गत किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 108 दोस्तों। सभी नोट करते हुए चलिएगा, रुकिएगा नहीं, पेन मत रोकिएगा। आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। तो आर्टिकल 108 में डायरेक्ट लिखिएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान। याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के आह्वान पे बुलाई जाती है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 108 में है। और आर्टिकल 108 के अंतर्गत यह बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों का आह्वान या संयुक्त बैठक का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और इसी का विवरण आर्टिकल 108 के अंतर्गत बताया गया है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, अनुच्छेद 109। तो अनुच्छेद 109 में बताया गया है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। जो धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, उस विधेयक का विशेष प्रक्रिया क्या होना चाहिए, उसी का विवरण आपको अनुच्छेद 109 के अंतर्गत मिलता है दोस्तों। तो लिख लीजिए, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, इसी का प्रावधान अनुच्छेद 109 में किया गया है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 110।
तो आप सभी परिचित होंगे अनुच्छेद 110 के प्रावधानों से, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशंस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है दोस्तों, वह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत ही रखा गया है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 110 में दिया गया है दोस्तों। नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों। नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला है अनुच्छेद 111, और अनुच्छेद 111 में ही दोस्तों विधेयकों को पारित कराने के संबंध में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक के बारे में क्या प्रावधान बना सकता है, उसी का विवरण हम अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पढ़ते हैं दोस्तों। तो बस जुड़े रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, और जहां पे आपको समझ में ना आए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में उस बात को कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया है। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 111। तो इसमें लिख लीजिए दोस्तों, विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति, तो आप सभी जानते हैं विधेयकों को अनुमति प्रदान करने के लिए 3 प्रारूप होते हैं। पहले उसे लोकसभा में लाया जाता है, फिर लोकसभा से अनुमति प्राप्त होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा में अनुमति प्राप्त होने के बाद वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है, और जब विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। यह पूरे प्रोसेस के बाद कोई विधेयक कानून के रूप में परिवर्तित होता है। तो विधेयकों पर अनुमति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत ही किया गया है दोस्तों, और वही पढ़ना है हमें। आइए देख लेते हैं कि अनुमति का प्रावधान किस प्रकार से दिया गया है। विधेयकों पर अनुमति, तो बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति 3 प्रकार के विशेषाधिकार को रखता है जिसके आधार पर वह किसी भी विधेयक पर अनुमति दे सकता है। पहला बोला जाता है पूर्ण या अत्यांतिक विशेषाधिकार। यह राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के विशेषाधिकार की शक्ति होती है जिस प्रकार से कोई विधेयक कानून के रूप में प्रवर्तित हो सकता है। पहला है पूर्ण या अत्यांतिक, पूर्ण या अत्यांतिक निषेधाधिकार की शक्ति। इसको आप वीटो पावर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है वो इसी के अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो पावर। ये किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है एब्सोल्यूट वीटो पावर। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे तो वह विधेयक कानून नहीं बन सकती है। इसी का विवरण एब्सोल्यूट वीटो पावर यानी कि पूर्ण अत्यांतिक निषेधाधिकार की शक्ति के अंतर्गत रखा गया है। यह पहली शक्ति हो गई। दूसरा हुआ है निलंबनकारी निषेधाधिकार की शक्ति, यानी कि वह किसी भी विधेयक को निलंबित करने का अधिकार भी रखता है। तो इसको लिख लीजिए, दूसरा जो है निलंबनकारी निषेधाधिकार की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति। इसको सस्पेंडेड वीटो पावर बोलते हैं दोस्तों। निलंबनकारी को बोला जाता है सस्पेंडेड वीटो पावर। इसमें क्या होता है कि यदि कोई विधेयक लोकसभा में पारित की जाए और राष्ट्रपति के पास सहमत के लिए भेजी जाए और राष्ट्रपति उसको पुनः विवेचना के लिए दोबारा लौटा दे सदन में, तो यदि सदन के द्वारा दोबारा वही विधेयक प्रस्तुत किया जाए राष्ट्रपति के आगे तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए पूर्ण रूप से बाध्य है, यानी कि वह मना नहीं कर सकता। निलंबनकारी निषेधाधिकार की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, लेकिन यदि सदन के द्वारा कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति उसे पुनः विवेचना के लिए सदन में वापस भेज देता है और वही बिल यानी वही विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है बिना परिवर्तन किए,
तो भी राष्ट्रपति उस पर पूरी तरह से हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, यानी कि वह विधेयक कानून के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और तीसरा है दोस्तों जेबी निषेधाधिकार की शक्ति। जेबी निषेधाधिकार की शक्ति, इसी को बोलते हैं पॉकेट वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जेबी निषेधाधिकार की शक्ति, इसी को बोला जाता है दोस्तों पॉकेट वीटो पावर। पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं, उसको भी नोट कर लीजिएगा, लिखवाना संभव नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। पहली बात जो बताने जा रहे हैं दोस्तों उसको जान लीजिए कि पेप्सो विधेयक 1954 पर जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग किया था। किस विधेयक पर? जब पेप्सू से पंजाब का नाम बनाने की बात की गई थी वर्ष 1954 में, पेप्सू विधेयक पर सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग किया। और फिर डाक संशोधन अधिनियम जब 1986 में आया, 1986 में आए डाक संशोधन अधिनियम पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अपने पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगली तरफ, आर्टिकल 112 की तरफ। दोस्तों नोट कर लीजिए इसे। एब्सोल्यूट वीटो पावर का सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक पर लगाया, जो कि वर्ष 1954 में आया था दोस्तों, जिसमें पंजाब पेप्सू से नाम बदलकर पंजाब किए जाने की मांग की गई थी। और पॉकेट वीटो पावर का सर्वप्रथम प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन अधिनियम 1986 पर किया था दोस्तों। आइए देखते हैं आर्टिकल 112। तो बता रहे दोस्तों कि जो संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसका पूर्ण विवरण किसमें मिलेगा आपको? अनुच्छेद 112 में। तो लिख लीजिए संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण। संसद का वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है? अनुच्छेद 112 में है। यानी कि संसद पे प्रतिवर्ष कितना खर्चा आएगा, यह प्रावधान क्या होने चाहिए, इसका पूरा जो विवरण है वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत मिलता है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 113। तो संसद में प्राक्कलनों के संबंध में क्या विवरण होता है, इसका जो पूर्ण विवरण मिलेगा। संसद में प्राक्कलन समिति होती है दोस्तों, उसी के संबंध में भी विवरण है। संसद में प्राक्कलनों के संबंध में विवरण नोट कर लीजिए। संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रावधान, इसका जो विवरण मिलता है दोस्तों वह अनुच्छेद 113 से मिलता है। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 114। तो अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की बात की गई है दोस्तों, और विनियोग विधेयक क्या होता है यह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, तो अगली वीडियो को भी देखिएगा दोस्तों। आर्टिकल 114 क्या है? विनियोग विधेयक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल, आर्टिकल 115 की तरफ। तो आर्टिकल 115 यानी अनुच्छेद 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान का प्रावधान किया गया है। कौन सा प्रावधान? अनुपूरक यानी कि जो पूर्ति करे, फिर अतिरिक्त, और कभी कभी आकस्मिकता की स्थिति में अधिक अनुदान भी देना पड़ता है विधेयक में। वह अधिक अनुदान का प्रावधान किसमें मिलेगा आपको? अनुच्छेद 115 के अंतर्गत ये सभी चीजें मिलेंगी दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 116 की तरफ। ये पूरी जानकारी कोई देगा नहीं दोस्तों, इसीलिए नोट करते हुए चलिए। आर्टिकल 116 में लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान की बात की गई है दोस्तों। अब क्या होता है यह भी जान लीजिए। लेखानुदान पूरे वर्ष में जो वित्तीय विवरण आता है, वित्त विधेयक आता है, उसमें जो खर्चे होते हैं पूरे वर्ष का, वह लेखानुदान कहलाता है। प्रत्यानुदान जब लेखानुदान से अधिक आय की मांग की जाती है, अधिक धन की मांग की जाती है, तो वह प्रत्यानुदान के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। और यदि आकस्मिकता की स्थिति आ जाए, जैसे कि वित्तीय विवरण, वित्त विधेयक आ चुका है, सबके लिए पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, लेकिन बीच में भूकंप आ गया
या बाढ़ का प्रकोप आ गया तो राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जो अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की जाती है उसी को अपवादानुदान कहा जाता है। लेखानुदान पूरे वर्ष का वित्तीय विवरण होता है जो पारित किया जाता है मूल रूप से। प्रत्यानुदान वह अतिरिक्त धन होता है जो आवश्यक कार्यों के लिए खर्च किए जाते हैं। अपवादानुदान आकस्मिकता की स्थिति में बाढ़, भूकंप या किसी भी अन्य आपदा के कारण जो संसद के द्वारा अन्य बजट लाया जाता है, अतिरिक्त बजट लाया जाता है, उसी को हम अपवादानुदान कहते हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ आकस्मिकता की स्थिति में ही लाया जाता है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल 117 की तरफ। कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि अपवादानुदान क्या होता है या कौन सा विधेयक होता है। तो आकस्मिकता या आपदा राहत कोष के लिए जो बजट पारित की जाती है वही अपवादानुदान के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। और यह प्रत्येक वर्ष देश में आकस्मिकता की स्थिति में ही पारित किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद 117 के तहत दोस्तों। तो अनुच्छेद 117 में बताया गया है कि वित्त विधेयकों का विशेष अनुबंध क्या होना चाहिए। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष अनुबंध का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष अनुबंध आइए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 118 दोस्तों नोट करते हुए चलिए। आर्टिकल 118 में बताया गया है कि प्रक्रिया के नियम क्या होंगे। साधारण जो प्रक्रिया है संसद की कार्यवाही चलाने के लिए उस प्रक्रिया का नियम क्या होना चाहिए, इसी का विवरण दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 118 में। यानी कि संसद मूल रूप से जिस धारणा में चलती है पूरे वर्ष, उसी प्रक्रिया का नियम क्या होना चाहिए, किस नियमावली के तहत संसद का पूरा कार्यभार देखा जाएगा, उसी का विवरण अनुच्छेद 118 के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 119। तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का जो विधि द्वारा विनियमन किया गया है उसी का पूर्ण विवरण आपको आर्टिकल 119 के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो लिख लीजिए, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अगला आर्टिकल 120। अनुच्छेद 120 के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए या संसद में किन भाषा का प्रयोग किया जाना उचित है, उसी का प्रावधान अनुच्छेद 120 के अंतर्गत किया गया है। तो हम 120 में डायरेक्टली लिख सकते हैं, संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का विवरण। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, इसका विवरण कहां से मिलता है? अनुच्छेद 120 के अंतर्गत मिलता है कि संसद में किस भाषा की प्रयोग की जाएगी दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अनुच्छेद 121। तो अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन का प्रावधान है। संसद में चर्चा पर निर्बंधन, यानी कि आप सिर्फ सीमित समय तक ही किसी विषय को लेकर चर्चा कर सकते हैं सदन में, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा है और देश में सभी समस्याओं को सुनने के लिए सभी को उचित समय देना अनिवार्य है। तो संसद में चर्चा पर निर्बंधन का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 121 के तहत ही किया गया है। और पार्लियामेंट यानी संसद का जो आखिरी अनुच्छेद है जिसमें संसद की पूरी कार्यवाही वर्णित है वह है अनुच्छेद 122। और अनुच्छेद 122 में यह बताया गया है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों में किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी, यानी कि न्यायपालिका संसद के कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकती है। और इसी का प्रावधान अनुच्छेद 122 में दिया गया है। न्यायपालिका
संसद के कार्यवाहियों में न्यायपालिका संसद के कार्यवाहियों की जांच नहीं करेगी। कार्यवाहियों की जांच नहीं करेगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 122 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यह आपका पूरा संसद का डिस्क्रिप्शन हो गया, अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।